ऐसा नहीं है कि वो अचानक से आ गए हैं, वो लोगों के प्रोग्राम बने हुए थे, चल रहे थे, रास्तों में थे। 22 को जो मजमा के यहाँ खड़ा हो गया है, अब वो तो अंदर एंट्री होगा ही। अब उसके लिए फिर हम प्रशासन से जाकर के मिले हैं, प्रशासन हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे थे, हम प्रशासन को कोऑपरेट कर रहे थे। इस जमात ने अपने लोगों में कोरोना वायरस को डेवलप कराकर हिंदुस्तान इसलिए भेजा ताकि कोरोना वायरस से हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा मौतें कराई जा सके। जो आयोजक हैं, मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने बहुत ही घोर अपराध की श्रेणी में काम किया है। 5 लोगों से ज्यादा का कंजेशन, कोई भी फंक्शन अलाउड नहीं था, उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरह का काम किया है। बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है। हम समझते हैं कि इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि मरकज़ में शामिल हुए हैं कि वो मुल्क के जिस भी हिस्से में गए हों, वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को के सामने आकर के अपनी जानकारी दें। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया बहस का। नंबर 1 शो ताल ठोक के आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा, और आप ये जानते हैं, हम ये जानते हैं कि आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरी समझदारी के साथ, पूरे संयम के साथ इस वक्त लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, समझदारी के साथ। आप जानते हैं कि ये जिंदगी और मौत का मामला है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि एक छोटी सी लापरवाही, और कल सरकार की तरफ से कहा गया कि 1% लोगों की लापरवाही 99% लोगों की जान पर बना सकती है। ये जिंदगी और मौत का मामला है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई फायदा नहीं ऐसे लॉकडाउन का, आपकी जान को खतरा कुछ लोगों की लापरवाही से हो सकता है, तो आपको क्या लगेगा? ये मैप देखिए, मैं आपको समझाता हूं पूरी कहानी। निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन और मरकज सेंटर, दूरी कितनी है ये मैं आपको बताऊंगा। बताया जा रहा है कि जहां पर मरकज सेंटर, तबलीगी जमात का मरकज सेंटर, जहां पर 1800 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए, जमात हुई, कोरोना को एक तरीके से एपी सेंटर कोरोना का वो बना, वहां से आप जानते हैं निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन की दूरी कितनी है? सिर्फ 100 कदम की दूरी है। सिर्फ 100 कदम की दूरी है। गूगल मैप के जरिए हम आपको 50 मीटर, मतलब 50 मीटर दूर ये लोग वहां पर जमात बिठाते रहे। तबलीगी जमात के लोग वहां पर ये मरकज में इकट्ठा होते रहे, पुलिस को पता तक नहीं लगा। कितनी बड़ी लापरवाही है ये, आपराधिक लापरवाही है। मतलब ये कहा जा रहा है कि मरकज सेंटर के अंदर 1800 से ज्यादा लोग 19 राज्यों के, देश विदेश के 300 से ज्यादा विदेशी वहां पर इकट्ठा हुए। ये अब तक की सबसे बड़ी लापरवाही। इससे ये कहा जा रहा है कि दिल्ली को इटली बनाने की साजिश एक तरीके से। इटली में जानते हैं ना क्या हुआ? आप ये समझिए कि सामुदायिक संक्रमण अभी भारत में नहीं हुआ, नहीं आया, लेकिन ये सामुदायिक संक्रमण की तरफ क्या ये पहला कदम था क्या? मरकज सेंटर। मैं आपको जल्दी से 30 सेकंड में एक बार बता देता हूं कि कैसे क्या हुआ। ये कोरोना की क्रोनोलॉजी मरकज में क्या हुई। देखिए, कई तरह के आदेश आए थे। 12 मार्च का सरकार का आदेश था, दिल्ली सरकार का, विदेशों से आए लोगों के कांटेक्ट में ना आए। 12 मार्च का जो आया उसको 14 दिन आइसोलेट में रखा जाएगा। 15 अप्रैल तक के वीजा कैंसिल कर दिए सरकार ने। फिर 13 मार्च अगला दिन 200 से ज्यादा लोगों का कोई इवेंट, कोई गैदरिंग नहीं होगी। 16 मार्च 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। नाइट क्लब, स्पा सेंटर, मॉल्स, मल्टीप्लेक्स सब बंद। 16 मार्च। 19 तारीख को आदेश और सख्त किया गया, 20 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगाया गया। 24 तारीख को लॉकडाउन हुआ। ये सब कुछ शुरू हो गया था मार्च के पहले हफ्ते में। ये जमात जो है, तबलीगी जमात का ये जो जलसा कह लीजिए या आयोजन कह लीजिए, सब चलता रहा। कुछ लोगों को मैं पढ़ रहा था, कुछ लोगों को मैं सुन रहा था, जमात के जो प्रतिनिधि है मरकज के, वो कह रहे थे कि इस आयोजन को अचानक से ऐसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। हम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं ताल ठोक के कि महामारी फैलाने का लाइसेंस इनको किसने दिया? हमारी आपकी जान को खतरे में डालने का लाइसेंस इनको किसने दिया? ये देख रहे हैं आप कितना खतरनाक है। कल तक मैं ताल ठोक के कह रहा था 8 लोगों की मौत हो गई इस मरकज में जो लोग शामिल हुए कोरोना की वजह से, और ये पूरे देश में कैसे फैल सकता है कोरोना, ये उसका मैप है। बहुत ही भयावह, बहुत ही खतरनाक तस्वीर है ये नक्शा जो आप देख रहे हैं।
पूरे देश से लोग यहां पर आए। हिमाचल प्रदेश 86, पंजाब 9, राजस्थान 9, उत्तराखंड 156, महाराष्ट्र 109, कर्नाटक 45, मतलब 1830 लोग शामिल हुए इस मरकज में। ये पूरे देश में कोरोना का खतरा अब बढ़ गया है, ताल ठोक के कहा जा सकता है खतरा है। आपकी मेरी जान को खतरे में डालने का लाइसेंस इन लोगों को किसने दिया? मरकज में सब हो रहा था। शहनवाज हुसैन, इसके अलावा एक बहुत बड़ा पैनल है मेरे साथ। पहला सवाल शहनवाज हुसैन, मेरा आप ही से, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, ऐसे लड़ेंगे हम लोग कोरोना से सर? ऐसे लड़ेंगे? क्या फायदा? हम लोग, मैं खुद टर्की गया था सर, 14 दिन क्वारंटाइन मेरा, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए। हर कोई जिम्मेदारी समझ रहा है, संयम के साथ, समझदारी के साथ। ये लोग क्या कर रहे हैं? हम क्या फायदा फिर? ऐसे लड़ेंगे हम लोग कोरोना से सर? शहनवाज हुसैन। हम सोच सकते हैं कि वही थोड़े से सीरियस हैं, भगवान करे वो भी ठीक हो जाए। 2 लोग ऑक्सीजन पे हैं, बाकी 86 सभी स्टेबल हैं और हमें उम्मीद है कि ये 86 भी और ये लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं तो उनके लिए भी दुआ मांग रहा हूं जो कि वेंटिलेटर पे हैं, उम्मीद करता हूं कि वो भी ठीक हो जाएं। इन 97 केसेस की हमने एनालिसिस की ये समझने के लिए कि जब केसेस थोड़े से पिछले 2-3 दिन में तेजी से बढ़ने लगे दिल्ली में, तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं दिल्ली में तेजी से कोरोना फैल तो नहीं रहा। इन 97 केसेस में से 24 केस मरकज के हैं। मरकज की पूरे घटनाक्रम पे मैं अभी बात करूंगा। 41 केसेस फॉरेन ट्रैवल वाले हैं, जो विदेशों में हमारे भारत के नागरिक रह रहे थे और पिछले महीने 2 महीने में उनको भारत लाया गया। वो केसेस हैं, 41 वो केसेस हैं। 22 केस ऐसे हैं जो उनके सीधे परिवार वालों के हैं, जो फॉरेन से आए थे लोग हमारे, उनके परिवार के लोगों को कोरोना हुआ। 22 केस ऐसे हैं और 10 केसेस की अभी हम जांच कर रहे हैं कि वो किस नेचर के हैं। तो फिलहाल मैं ये नहीं कहूँगा कि दिल्ली के अंदर कोरोना, लोकल ट्रांसमिशन भी अभी फिलहाल कंट्रोल में है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी नहीं हुई है। केसेस बढ़े हैं और मरकज का जो पूरा सिलसिला हुआ अभी, उसकी वजह से मरकज से जिन लोगों को निकाला गया है, हो सकता है उसमें बहुत सारे केसेस पॉजिटिव अगले 2-3 दिन में आए। मरकज में बताया जाता है कि 12-13 मार्च के आसपास देश विदेश से बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए किसी धार्मिक फंक्शन के लिए। उस धार्मिक फंक्शन के बाद कई लोग चले गए और काफी लोग रुक गए। अब जब पता चला तो उनमें से उनको पिछले कल से परसों से वहां से निकाला जा रहा है। वहां पे जितने भी लोग निकाले गए हैं उसमें, जैसा मैंने बताया, अभी जो टेस्ट के कुछ रिजल्ट्स आए हैं, काफी रिजल्ट्स आने बाकी हैं। 24 लोग पॉजिटिव केसेस मिले हैं। उनमें 441 लोग ऐसे हैं, अभी तक 1548 लोगों को मरकज से निकाला जा चुका है। उन 1548 में से 441 सिम्टोमेटिक थे, मतलब उनमें सिम्टम्स थे, किसी को खांसी थी, किसी को बुखार था, इस तरह के सिम्टम्स थे, कोरोना के सिम्टम्स थे। उन 441 को अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है, उनके सबके टेस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा 1107 केसेस उनको क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया। इनमें सिम्टम्स नहीं थे, इनको क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया है। एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि ये ऐसी बीमारी है जिसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। बड़े बड़े विकसित देश नहीं बचे। अमेरिका में हजारों लोगों की मौत हो रही है, स्पेन में हजारों लोगों की मौत हो रही है, इटली में हजारों लोगों की मौत हो रही है, चाइना में हजारों लोगों की मौत हुई है। कितने देशों के अंदर लोग मर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी अगर हम इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत करेंगे कि इतने लोगों को हमने एक जगह इकट्ठा किया। इस वक्त नवरात्र के टाइम चल रहा है,
लेकिन कहीं हम नहीं देखते कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं। नहीं तो इस टाइम में मंदिरों में कितने लोग इकट्ठे हुआ करते थे। गुरुद्वारे सारे बंद कर दिए गए हैं, मस्जिदों के अंदर लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, मस्जिदों अपने अपने घर के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं लोग, मस्जिदों में लोग इकट्ठे नहीं हुए हैं। मक्का खाली हो गया, वेटिकन सिटी खाली हो गया। ऐसे में इस तरह की इतनी बड़ी गैदरिंग करना बिल्कुल गलत था। आप सोच सकते हैं कि इससे कितने, यहां से बताया जा रहा है कि कई सारे लोग निकल के देश के अलग अलग हिस्सों में चले गए। कितने लोगों को इससे नुकसान हो चुका होगा, ये सोच के भी डर लग रहा है। भगवान ना करे ऐसा हुआ हो। तो मैं सभी रिलीजियस लीडर्स से, सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं हाथ जोड़ के, ऐसी हरकत मत कीजिए। चाहे किसी की धर्म के हो, सभी इंसान हैं और हर इंसान की जिंदगी प्यारी है। तो इस मामले में कल शाम को ही दिल्ली सरकार ने एलजी साहब को लिखा था कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि एलजी साहब तुरंत जल्द इस पे आदेश दे देंगे। और मैं सुन रहा था कि कई लोग कह रहे हैं कि इतनी तारीख को इस अफसर को चिट्ठी लिखी गई थी, उसने एक्शन नहीं लिया, इतनी तारीख को इस अफसर को चिट्ठी लिखी गई थी। अगर किसी भी ऑफिसर की कोताही मिलती है उसको भी नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा सिलसिला हुआ है ये बहुत ही गलत है, बहुत गलत है। कितने लोग जो अंदर मौजूद थे उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। वहां से निकल के कितने लोग देश भर में गए। कल मैंने सुना तेलंगाना में जो लोग यहां से निकले थे, तेलंगाना पहुंचने के बाद 6 लोगों की उनमें से मौत हो गई। कितने जिन्होंने डायरेक्ट पार्टिसिपेट किया था उनकी जिंदगी खतरे में, और कितने लोग जो बाद में उनके संपर्क में आए उनकी जिंदगी खतरे में हो सकती है। ऐसी हरकत हमें बिल्कुल नहीं करनी। ऐसे में सरकार को सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी और सरकार उसमें हिचकिचाएगी नहीं। कुछ दुकानों में जो राशन बट रहा है, बहुत भारी संख्या में लोग आके राशन ले रहे हैं। कुछ दुकानों में राशन खत्म हो गया है, वहां पे लोग बड़े बेचैन हो रहे थे। मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं, चिंता मत करो, राशन हम रोज केंद्र सरकार से उठा रहे हैं और दुकानों में बंटवा रहे हैं। तो आपका राशन आएगा, हर व्यक्ति को राशन मिलेगा। जिसके पास राशन कार्ड है राशन की दुकान से, उसको हर एक व्यक्ति को राशन मिलेगा। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। तो आप वहां पे अगर आज मान लीजिए राशन बंद हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। 1548 लोगों को निकाला गया है, 441 के सिम्टम्स हैं, उनके टेस्ट होंगे और 1107 केसेस जो हैं, 1107 जो लोग हैं उनको क्वारंटाइन में भेज दिया गया। उनमें सिम्टम्स नहीं है, लेकिन 1548 लोगों को निकाला गया। शाहनवाज हुसैन, ऐसे लड़ेंगे कोरोना से? देखिए, मैं जब बोल रहा था मेरी आवाज नहीं आ रही थी। मैं इसको कह दूं कि जब कोरोना वायरस का जो खतरा है ये सबके लिए है। देश के प्रधानमंत्री जी ने 130 करोड़ के लिए ऐलान किया, इसको मिलकर लड़ना है। किसी भी मजहब मिल्लत के लोगों को इस बात की परवाह करनी पड़ेगी। ये आपके जान के लिए भी जरूरी है और आपके वजह से दूसरों की जान नहीं जाए, इसके लिए भी आपको वो कदम उठाना है। इसलिए मरकज को उर्दू में सेंटर कहते हैं। अमन जी, आपको पता ना सेंटर, तो सेंटर है। तबलीग जमात के लोग तबलीग करते हैं, वो अब बड़ा इज्तिमा करते हैं, वो मजहब का प्रचार करते हैं। हिंदुस्तान में ये आजादी है कि कोई भी अपने मजहब का प्रचार कर सकता है जी। लेकिन ये आजादी नहीं है कि आप कोई वायरस से अगर आप पीड़ित हो जाएं तो उसका खबर न करें। अगर जो अरविंद केजरीवाल साहब अभी प्रेस में कह रहे थे कि दिल्ली सरकार ने कहा, तो जब दिल्ली सरकार ने कहा कि हमें 144 लगाते हैं तो ये जिम्मेदारी सब पर फिक्स होनी चाहिए, दिल्ली सरकार पर भी। अगर उन्होंने लिख के दिया तो उन्होंने क्या कार्रवाई की? और बीच सेंटर में है, आप समझ जाइए दिल्ली का भी सेंटर निजामुद्दीन ही है एक तरह से, क्योंकि पूरी लुटियन के बगल में है। आप इंडिया गेट से जाएं तो 5 मीटर दूर है सर जी। थाना जो है निजामुद्दीन थाना भी 18 मीटर दूर है, उस पर भी कुछ कहिए ना जी। निजामुद्दीन थाना जी, मैं समझ रहा था कि आप अमन जी ये सवाल पूछेंगे। मेरा आज ये कहना है कि जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मैंने जुमा के दिन भी एक डिबेट में आपसे कहा था कि मैंने भी घर पे पढ़ा। दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद और जामा मस्जिद जो बड़ी मस्जिद है, नमाज वहां भी जुमे की नहीं हुई, लोग अपने घर में नमाज पढ़ रहे हैं, मक्का और मदीना में नहीं पढ़ रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये है, जो लोग मरकज से कहीं भी लौटे हैं वो घबराए नहीं, सीधे पुलिस को या प्रशासन को खबर करें, क्योंकि आपके वजह से
ये कम्युनिटी में नहीं फैलना चाहिए। ये वाद विवाद किसकी गलती है नहीं है, इस सबकी जांच होनी चाहिए, लेकिन ये भी जांच होनी सरकार की भी, जो दिल्ली सरकार सिर्फ एडवाइजरी देगी या एडवाइजरी को लागू भी कराएगी या सिर्फ एक बार संजीव झा आम आदमी पार्टी से, शहनवाज हुसैन, ये जिम्मेदारी संजीव झा आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ संजीव झा हैं। करेंगे तो संजीव झा जी, सुन लिया होगा आपने शहनवाज हुसैन का सवाल। आपके आदेश की धज्जियां उड़े जा रही थी, आपको पता भी नहीं चला, और पता चला तो आप लोगों ने क्या किया? मैंने उनकी बात सुनी और मुझे लगता है कि ये सीनियर लीडर थोड़ी समझ तो होगी ही कि दिल्ली सरकार एडवाइजरी अगर निकालती तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा उसको? दिल्ली पुलिस करेगी इम्प्लीमेंट। आपने ही कहा कि मरकज के साथ में ही दिल्ली एक थाना है, वो पुलिस क्या कर रही थी? अगर वहां के लोगों ने चिट्ठी लिखी तो पुलिस पे क्यों नहीं एक्शन लिया, क्यों नहीं इवैक्यूएट कराया आपने? तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी की है तो दिल्ली पुलिस की है। उस पर जो देखिए सीएम साहब भी कह रहे हैं कि अगर जो कोई इस ऑर्डर को वायलेट किया है या जिसने कार्रवाई नहीं किया, जांच सबकी होगी, कार्रवाई सब पे होनी चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे ये लगता है कि लोग वहां से निकलकर पूरे देश में गए हैं। जिस बात का खतरा अब तक हो रहा था कि हम लोग कम्युनिटी स्प्रेडिंग नहीं हो रहा था, कम्युनिटी स्प्रेडिंग का खतरा बढ़ रहा है, केसेस भी आ रहे तेलंगाना में वगैरह। मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, लेकिन सबसे जरूरी है कि तमाम लोगों को आइडेंटिफाई करके ये कहाँ गए, उनकी जांच होनी चाहिए। जिस पूरे देश में लॉकडाउन था वो खतरा अब दिखने लगा। ठीक आ रहा हूँ, ठीक है। तहसीन, किसने इनको लाइसेंस दिया आपकी मेरी जान को खतरे में डालने का? महामारी फैलाने का लाइसेंस इनको किसने दिया? अमन जी, बिल्कुल सही अमन जी, बिल्कुल सही अमन जी। सबसे पहले तो मैं जी न्यूज को बधाई देता हूं, ये मुद्दे को, इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे को डिस्कस कर रहा है। शाहनवाज जी यहां पर बैठे, बहुत सीनियर बीजेपी के नेता है, बहुत वरिष्ठ नेता है, उनसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। वीजा इन्हें किसने दिया? क्या केंद्र सरकार ने दी या किसी राज्य की सरकार ने दी? दूसरी बात, जब ये जैसे आपके प्रवक्ता ने कहा कि जब ये वहां पर गाइडलाइंस को वायलेट कर रहे थे, दिल्ली पुलिस अमित शाह के नीचे क्या कर रही थी? क्या दिल्ली पुलिस सो रही थी? तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज मुझे ये पूछना है शाहनवाज हुसैन जी से, इन पर तो आप कार्रवाई कीजिए, आपको करना अब जरूरी है। येदुरप्पा जी, मैं सारे जो रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं, जी न्यूज के रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, येदुरप्पा जी एक शादी में जाते डिस्पाइट कर्फ्यू ऑर्डर्स, येदुरप्पा जी को भी अरेस्ट करेंगे। कर्फ्यू लग जाने के बाद मार्च 25 को राम जी का स्टैचू को योगी आदित्यनाथ जी उनकी पूजा में जाते, वहां पर भीड़ इकट्ठा होती है, योगी आदित्यनाथ जी को भी अरेस्ट करेंगे शाहनवाज जी, इसके बारे में बताइए। और लास्ट चीज मैं बताना चाहता हूं, जी न्यूज की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, मार्च 15 को मोदी जी कहते हैं जितने भी फॉरेनर्स देश में आए जनवरी से उनका स्क्रीनिंग हुआ। अब पता चला इनका स्क्रीनिंग नहीं हुआ। क्या मोदी जी पर भी केस होगा? शाहनवाज जी स्पेसिफिक जवाब दीजिए। योगी जी, येदुरप्पा जी और मोदी जी पे भी तबलीगी जमात से एक सवाल तो पूछ लीजिए। ये इस तरह की सियासत मत कीजिए, मैंने अपनी बात में उन पे कोई सियासत नहीं की। होना ही चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है, मोहम्मद अशरफ है हमारे होना चाहिए, उन पे जेल में रखो। अगर अमित शाह जैसे मैं वही कह रहा था ना, आपने सारे सवाल पूछे बीजेपी से, आपने सारे सवाल पूछे पुलिस से, आपने तबलीगी जमात से एक सवाल नहीं पूछा। मैं पूछ लेता हूं, मेरे साथ मरकज मैनेजमेंट से मोहम्मद अशरफ साहब है। मोहम्मद अशरफ साहब, इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी आपराधिक लापरवाही किसने लाइसेंस दिया सर? आप मतलब मेरी जान को खतरे में डालने का, लोगों की जान को खतरे में डालने का आप लोगों को कैसा? ये जो जी हाँ, इसमें जो है हम लोग तो पूरे तौर पर जो भी कानूनी चीजें थी उसको सबको फॉलो करते हुए चले आ रहे हैं। हमारा कोई एक प्रॉपर एकदम अचानक का कोई नेटवर्क नहीं है, हमारा क्या फॉलो हुआ? नेटवर्क है, कंटिन्यू चलता क्या फॉलो हुआ? क्या फॉलो हुआ बताइए ना। अब हम मैं आपको आदेश गिनाऊं सरकार के 12 मार्च, 13 मार्च, 16 मार्च, 19 मार्च, 22 मार्च, 24 मार्च, कोई आदेश आप पर लागू नहीं होते क्या? जी। पहला आदेश 12 मार्च का था, आपको पता है दिल्ली सरकार का। होली प्रधानमंत्री ने होली नहीं बनाई, पूरे देश ने होली नहीं बनाई। 3 मार्च को फैसला हुआ था कि होली नहीं बनानी। जी ठीक है। कहां? हाँ ठीक है, तो हमने अपने जितने सारे प्रोग्राम सारे कैंसिल कर दिए थे। आप देखिए हमारे, अगर आपको डिटेल्स अगर आपको मिले, जहां जहां भी हमारे इज्तिमा थे, प्रोग्राम थे, इज्तिमा होते हैं, सब हमने अपने तौर पर फौरन डिक्लेयर कर दिया कि कोई प्रोग्राम हमारा नहीं होगा। अब हम जो है इस वक्त की जो हालत है उसके मुताबिक तो 1548 लोग क्या कर रहे थे? रामायण देख रहे थे क्या? वहां पर तबलीगी जमात हो जाएगा कि हम जो है इनको होते हुए सारी चीजों को जानते हुए हम 1548 लोग तबलीगी जमात में बैठकर रामायण देख रहे थे क्या सर? यहाँ पर भी सिर्फ हमारे मजमा जो आता है, जैसे एक स्टेशन से मजमा उतरता है, हेलो
नहीं, तबलीगी जमात में 1548 लोग बैठकर रामायण देख रहे थे। क्या आप कह रहे थे कोई आयोजन नहीं था? तो 1548 लोग वहां पर क्या कर रहे थे? रामायण देख रहे थे। बिल्कुल। हमारा जो सेंटर है, मरकज जो है, ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रॉपर एक मजमा रहता है। वो तो आता जाता रहता है, उतरते रहते हैं, जाते रहते हैं, उतरते रहते हैं। अब जो मजमा हमारा रास्ते में था, अब उसको हम कैसे इन्हीं के जो है उसको रोक पाते? जैसे कोई ट्रेन में है, केरला से आ रहा है, हम उसको कैसे बताएंगे कि भाई आपको यहाँ नहीं आना है? वो आ गया है, पहुंच गया, अब उसको हमें जो भी उसके लिए हो सकता था हम उसको यहाँ से हटा रहे थे। हम तो मुस्तकिल इस पर लगे हुए थे, हम किसी को इकट्ठा नहीं होने दे रहे लगे हुए थे। तब 1548 लोग। जुनैद हैरिस साहब, प्रोफेसर जुनैद हैरिस, आ रहा हूं आपके पास। अशरफ साहब, प्रोफेसर जुनैद हैरिस, 1548 ये तो आपराधिक लापरवाही हुई ना प्रोफेसर जुनैद हैरिस? मंदिर, मस्जिद, काबा, मक्का, मदीना, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च सब बंद है, सब बंद है। ये इस जमात की जिद कितनों पर भारी पड़ेगी सर? और मथुरा की कई मस्जिदों में छिपे हुए थे 51 लोग। एक मिनट में आपके पास आ रहा हूं, एक ब्रेकिंग न्यूज आपको देना जरूरी। सभी 51 के वृंदावन के अग्रसेन आश्रम में क्वारंटाइन इन लोगों को किया गया है। मथुरा की एक मस्जिद में 30 और दूसरी मस्जिद में 14 लोग छिपे हुए थे। पकड़े गए जमात के लोगों में 14 आगरा के और 7 शामली के और 1 मथुरा का। तबलीगी जमात के शामिल हुए 51 लोगों को यूपी के मथुरा से पकड़ लिया गया है। जो 51 लोग यूपी के जो शामिल हुए थे तबलीगी जमात में, उन लोगों को पकड़ लिया गया है और अब उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। प्रोफेसर जुनैद हैरिस। जी देखिए, ऐसा है कि मैं आपको एक चीज बताऊं कि हमारे मुल्क में कई एक बदहतियातियां होती चली जा रही हैं। उसी में से एक मैं इसे भी मानता हूं। अगर जैसे कि मैं भी जानता हूं कि मरकज के अंदर हमेशा कुछ लोग रहते हैं, लेकिन जो लोग रहते हैं न, अब उन्हें बाहर जाने की जरूरत थी, और जो लोग बाहर से मजबूरी में आ रहे थे तो कम से कम उनका चेकअप होना चाहिए था कि वो ठीक ठाक है या नहीं। और अगर वहां से जा रहे थे तब तो और ज्यादा होना चाहिए था। आप जानते हैं 12 तारीख का आदेश, 13 तारीख का आदेश, 15 तारीख का, 16 तारीख का, 19 तारीख का, 22 तारीख का, हर कोई एहतियात बरत रहा था। और यहाँ 1500-2000 लोगों का मजमा चल रहा था सर। अशरफ साहब कह रहे हैं कि मैं यही नहीं 1500 लोग के करीब तो उसमें हमेशा रहते हैं। मैं आपको एक चीज ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो आयोजन कैंसिल करने की बात कर रहे हैं, उसको सही तरीके से लागू करना चाहिए था। ये बहुत बड़ी गलती हुई है। और यही नहीं, हमारा जी मैं आपकी बात ही कह रहा था। और इस लेकिन एहतियात और करना चाहिए था, जो एहतियात में कमी हुई। मैं अमन जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। अमन जी, बात यही नहीं है, और भी हमसे गलतियां हो रही हैं। जी बोलिए जुनैद हैरिस, बोलिए। आप मेरी बात सुन लीजिए अशरफ साहब, मैं भी आप ही की बात कह रहा हूँ। देखिए, यही नहीं, बदहतियाती और भी हो रही है। अभी आप अशरफ साहब बोलने देंगे? हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आनंद विहार पर भी जो भीड़ जो भीड़ देखने को मिल रही है वो इतनी अफसोसनाक है कि वो लोग कहाँ पहुंचेंगे, जहां जाएंगे, क्या होगा अंदाजा नहीं तो किया जा धार्मिक सकता है। आयोजन चल रहा था। क्या तुलना कर रहे हैं प्रोफेसर हैरिस? वो लोग पैनिक की तरफ से माइग्रेंट लेबर से जो वहां पर इकट्ठा हुए, ये लोग तो धार्मिक आयोजन कर रहे थे, जलसा मजमा चल रहा था, इन लोगों की जमात चल रही थी। चाहे तबलीगी जमात के लोग कोई मजबूरी में नहीं बैठे थे, वो लोग मजबूरी में आनंद विहार पहुंचे जाना चाहिए। वो लोग मजबूरी में पहुंचे थे वहां पर। नहीं, ये लोग धार्मिक जलसा मजमा लगा रहे थे। तैयारी पहले करनी चाहिए थी। और गवर्नमेंट को, फॉर्मर डीसीपी एलन राव, ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ना सर, ये तो आपराधिक मामला बनता है। ये तो जान, मतलब ये तो सबकी जान को खतरे में डाला इन लोगों ने। देखिए, पूरा देश लॉकडाउन पर है, सभी लोग चिंतित हैं। मोदी जी ने कितना क्लियर शब्दों में कहा है कि सभी लोग अपने जहां भी हैं वहीं पे रह जाएं। तो ये जो तबलीग जमात के लोगों ने ये जो किया है, ये सब मानवता के लिए, मैं तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस के साथ क्रिमिनल एक्ट है, ये पूरी मानवता के खिलाफ, हमारे पूरे देश के खिलाफ। और अब इसमें जिम्मेवारी तय जरूर डेफिनेटली होगी, लेकिन अपेरेंटली जब हम बहस करने के लिए बैठे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन इसमें जिम्मेवार है। मैं समझता हूँ इसमें प्रशासन और यहाँ के जो लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन, और जो दूसरा यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो, और वहाँ के लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमएलए लोग, जब इनको मालूम है, इतने हमने इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं, कितने ऑर्डर्स पास हो गए हैं कि ऐसे कोई भी आदमी यहाँ इकट्ठे नहीं होंगे, और इकट्ठे होंगे तो उनको पूरा चेकअप करने के बाद में किया जाएगा। ये जमात की जिद हम सब पर भारी पड़ जाएगी ना सर। हम लोग ईमानदारी के साथ, संयम के साथ, आप देखिए, मैं एक विंडो चलाता हूं, आप देखेंगे दुनिया भर में, देश भर में, आपको बता दें, तमाम जितने भी मंदिर हैं,
गुरुद्वारे हैं, सब बंद पड़े हैं। सिद्धिविनायक मंदिर हो, बड़े बड़े जितने भी मंदिर हैं सब बंद हैं। चाहे आप जो हम चला भी रहे, वाराणसी में जो अष्टमुखी मंदिर है वो बंद है, जितने मंदिर हैं, गुरुद्वारे, मंदिर, चर्च सब बंद हैं, कालीघाट मंदिर बंद है। लेकिन यहाँ जमात की जिद जारी थी, यहाँ पर तबलीगी जमात की जिद जारी है, और ये जिद जो है कहीं देश पर ना भारी पड़े, क्योंकि सामुदायिक संक्रमण का तो खतरा मेरे ख्याल से बढ़ गया है, और जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है वो खतरा तो जरूर बढ़ रहा है। हमारे साथ सुबुई खान है, सुबुई खान हमारे साथ है। सुबुई, ये लोग धर्म का प्रचार कर रहे थे या कोरोना का प्रसार कर रहे थे? मुझे बताया गया तबलीगी जमात का काम होता है धर्म का प्रचार प्रसार। ये धर्म का प्रचार या कोरोना का प्रसार कर रहे थे? जी अमन, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कुछ लोग बार बार ये सवाल कर रहे हैं पुलिस क्या कर रही थी, सरकार क्या कर रही थी अगर वो लोग वहां पे जमा थे। एक बात बताइए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की लोगों की कोई चीज नहीं है। क्या चाहते हैं ये? बार बार हर चीज में कानून अपने हाथ में लेते हैं, हर चीज में अपनी जिद दिखा के गैर कानूनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकतें करते हैं। क्या चाहते हैं? इन पे वाटर कैनन्स चलवा दिए जाएं, या इन पे लाठी चार्ज करवा दिया जाए, या क्या चाहते हैं शूट एट साइट के ऑर्डर्स करवा दिए जाएं? अगर ये चाहते हैं तो गवर्नमेंट को सीधा सीधा एक बार बोल दें कि ये करवा दीजिए। पुलिस 18-18 घंटे ड्यूटी कर रही है लॉकडाउन के एग्जीक्यूशन के लिए, सड़कों पे वो लोग हैं, अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आंसुओं से रो रहे हैं जनता के सामने, देश के प्रधानमंत्री क्षमा मांग रहे हैं देश से, और ईरान, इटली, अमेरिका, स्पेन, ईरान, सारी डेवलप्ड कंट्रीज से ज्यादा हम लोग बेटर तरह से बीमारी से जूझ पा रहे हैं, सिर्फ अपनी लीडरशिप की वजह से कि हमारी लीडरशिप एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री के हाथ में है। उसके बावजूद हमारी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने का हम नाम नहीं ले रहे हैं। जैसा आपने बोला, होली नहीं मन रही है, रामनवमी की शोभा यात्राएं पूरे देश में कैंसिल हो गई हैं, नवरात्र में मंदिर बंद पड़े हैं, इससे बड़ा तो देश है ना। अरे अमन, मैं आपको एक बात बताऊं, कोरोना से तो हम लोग निकलेंगे ही, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि इन लोगों का एक डीरेडिकलाइज करने के लिए कैंपेन्स चलनी चाहिए। ये लोग इंसान से पहले मुसलमान बन जाते हैं। इन्हें यह समझने की जरूरत है कि मुसलमान तो अब बाद में बने, जब पैदा हुए थे कान में अजान तो बाद में दी गई ना, पहले तो इंसान बन के पैदा हुए थे, कम से कम इंसान बन जाइए। ये इनकी जिद है अमन, ये हर चीज को इस्लाम बचाने की लड़ाई बांध लेते हैं। वैसे मस्जिदें खाली पड़ी रहे, जस्ट 5 सेकंड अमन दे दीजिए, वैसे मस्जिदें खाली पड़ी रहे मस्जिदें, कि इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जब इन्हें मना किया जाएगा, जब इनसे कोई एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की उम्मीद करी जाएगी, तभी इन्हें एकदम मुसलमान बनना होता है। तब ये टोपी लगा लगा के हजारों की तादाद में मस्जिदों में जमावड़ा लगाएंगे, क्योंकि इस्लाम बचाने की लड़ाई लड़ने लग जाते हैं। ये मानसिकता है अमन, ये कभी सीए में आ जाएगी, कभी कश्मीर में आ जाएगी, कभी राम मंदिर में आ जाएगी, कुछ नहीं तो कोरोना में आ जाएगी। कहां तक लड़ेंगे? सारे पूरे देश के धार्मिक जितने भी प्रतिष्ठान है वो बंद है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, मक्का मदीना, काबा, मक्का मदीना तक बंद है। ईरान ने सारे मस्जिदों को बंद कर रखा है। लेकिन जमात की जिद देखिए आप, और ये जमात की जिद अब पूरे देश पर कैसे भारी पड़ सकती है, इस नक्शे के जरिए समझिए। हम लोग कह रहे थे कि हम कोरोना के खिलाफ, कल तक मैं कह रहा था कि 12 दिन लग गए 100 से 1000 केसेस पहुंचने में, हम बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना से। और आज देखिए, कल ही कहा गया कि 1% की लापरवाही 99% पर भारी पड़ेगी, और ये देखिए पूरे देश में कैसे फैल सकता है कोरोना, ना फैले। लेकिन खतरा तो बढ़ गया, क्योंकि कि पूरे देश से लोग आए थे, हरियाणा से लेकर, मेघालय से लेकर, पश्चिम बंगाल से लेकर, अंडमान से लेकर बिहार, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, अंडमान निकोबार, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक हैं। डॉक्टर रवि मलिक भाई, सामुदायिक संक्रमण का खतरा तो अब बढ़ गया है ना, जिससे हम लोग अभी बचे हुए थे, जो स्टेज 3 है, जिसकी वजह से इटली का यह हाल हुआ। ये दिल्ली को इटली बनाने की कोशिश हो रही थी या साजिश थी, पता नहीं क्या था। देखिए, ये बहुत दुखद घटना है। मैं आपको एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर बता दूं, इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। लोग घरों में बंद हैं, आइसोलेटेड हैं, प्रशासन बुरी तरह से परेशान है, और कुछ नहीं तो हमारी कम्युनिटी, जो डॉक्टर्स बेचारे अपनी जान को रिस्क लेके जो सामने खड़े कोविड से लड़ाई कर रहे हैं, कम से कम उनका ही ध्यान रख लो। डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं जो उधर हैं। देखिए, ये हाइट ऑफ केयरलेसनेस है। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, हम एक पेंडेमिक से लड़ाई कर रहे हैं, जिस लड़ाई से बड़े बड़े देश हार गए। यूएसए से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है, वहां पे 1 लाख केस हो गए। हम अपने आप को समझते क्या है? यहां पर बड़ी समस्या आ जाएगी, यहां घर घर में मौतें शुरू हो सकती हैं। हमारे को इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी है, हमें स्टेज 3 में किसी हालत में नहीं जाना है। मैं दूसरी चीज एक और बताना चाहूंगा आपको, क्या फंडामेंटल ड्यूटी है। मैं अपना अस्पताल चलाता हूं, आप अपनी चैनल चलाते हैं।
आपकी चैनल के बाहर अगर 50 लोग भी इकट्ठे होते हैं, आपका गार्ड पूछेगा नहीं कहां से आए, आप यहां आए किस लिए। मेरे अस्पताल के बाहर अगर 30 लोग भी इकट्ठे हो जाएंगे, मेरा गार्ड इमीडिएटली मुझे बुलाएगा, मैं इमरजेंसी नंबर पे करूंगा कि भैया 30 लोग कहां से आ गए यहां पे। 1500 तो दूर की बात है। फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी सोशल आंसरेबिलिटी है। यहां पे हमारे बच्चों की जानों की सवाल है, हमारे डॉक्टर नर्सों की जानों का सवाल है। यहां पे इट इज ए वेरी सीरियस मैटर। दिस इज कॉल्ड पेंडेमिक। ये 100 साल में एक बार आता है जनाबे आली। ये 1720 में आया था, 1820 में आया था, 1918 में आया था और अब आया है। इसका हमारे को उसके बाद शहनवाज हुसैन आपके पास आ रहा हूं। सब भारतवासियों को, लेकिन मोहम्मद अशरफ सकते हैं। एक तो जो व्यक्ति इकट्ठे हुए थे उनकी फटाफट क्वारंटाइन। मोहम्मद अशरफ, पेंडेमिक स्टेज 3 कम्युनिटी ट्रांसमिशन कुछ समझ में आ रहा है आपको? हाँ, फिर शहनवाज जी आ रहा हूं। सारी चीजों को हम फॉलो करते हुए चले आ रहे हैं। ये कैसे आप लोगों ने समझ लिया कि हम कर रहे थे, क्या किया? चलिए बताइए आप लोगों ने क्या किया? पूरा निजाम बनाया क्या मरकज को बंद किया गया? फॉलो किया है। क्या मरकज को बंद किया गया? 1548 लोग अंदर क्या कर रहे थे? ये जलसा मजमा क्यों लगा हुआ था? जमात वहां पर क्यों हो रही थी? 1500 नहीं कर रहे थे वो, 1548 है। अभी 1548 लोगों को निकाला गया, मुख्यमंत्री ने बताया। अभी आप मुझे मौका दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। हाँ बताइए। आप मुझे 1 मिनट मौका दीजिए, मैं बताता हूँ ना आपको। हमारा जो मजमा होता है वो यहाँ पे 8 से 10 हजार का मजमा होता है। हमने फौरन उसको कंट्रोल किया। जितने हमारे इज्तिमात होते हैं आसपास के इलाकों में, जिलों में, सूबों में, वो मजमा वहां से चलता है तो 2 महीने 1.5 महीने तक चलता रहता है। वो मजमा हमारा आ रहा है। हम किसी को ये जनवरी से, फरवरी से, इस तरीके से, उससे पहले से, दिसंबर से कब रोका गया? सिर्फ हमारा जो वापसी आ रहा है वो है ये मजमा तो 12 से लेकर 18 से लेकर अभी 22 मार्च तक आपके वहां 1081 लोग थे। 1081 लोग पकड़े गए हैं 22 तारीख को। जी हमने इसको ये समझ लीजिए पहली मार्च में हमने इसको रोक दिया है। अब आप लोगों ने रोका तो 1548 लोग मिले हैं वहां से। हमारा कोई 300 विदेशी। शहनवाज हुसैन नहीं 1548 वही बता रहा हूं मैं। 10,000 में से हमारा मजमा 10,000 का होता है। शहनवाज हुसैन वो आखिर में आकर के 22 तारीख। ठीक है शहनवाज हुसैन, उसके बाद आ रहा हूँ शहनवाज हुसैन। ये यहाँ पर तहसीन पूनावाला जी ने कुछ सवाल पूछे थे और मैं अभी भी गुजारिश करता हूं कि ये इंसानियत पर खतरा है। कोई भी इंसान हो, किसी भी मजहब को मानता हो, और जो इस्लाम को मानने वाले भी हैं वो मानते हैं ना कि खुदकशी हराम है। तो ये खुदकशी जैसा मामला है। आप जब कोरोना का संकट इतना बड़ा चल रहा है तो आपको भीड़ से बचना है। ये सही है कि बहुत सी जगह, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ तो मुझे बहुत जगह गुजरात से और कई जगह दिल्ली से, देवबंद से फोन आए कि साहब 2-2 हजार बच्चे हैं, 1,000 बच्चे हैं। मैंने उनको यही कहा कि आप प्रशासन को खबर कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, और अभी लॉकडाउन है, बीच में नहीं निकल पाएंगे। अगर मरकज के लोग भी कहते वो नहीं निकल पाए, उन्होंने चिट्ठी दी, ये कह देना कि दिल्ली के आनंद विहार में जैसे लोग जमा हो गए, उससे तुलना करना जो पूनावाला साहब ने कहा। फिर उन्होंने योगी जी के से तुलना कर दी, प्रधानमंत्री के लिए बात कह दिया। अरे भाई, प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं देखते। प्रधानमंत्री को 130 करोड़ हिंदुस्तानी की फिक्र है। उन्होंने हाथ जोड़ जोड़ कर कहा है कि ये इतना बड़ा खतरा है कि बड़ी बड़ी ताकत खत्म हो रही है। इसलिए जो जहां है, जो गलती हुई है और उसमें पहचान कराइए। अगर कोई भी मरकज से कहीं भी गया हो तो वो तुरंत प्रशासन को बताए और इसकी जिम्मेदारी फिक्स भी होनी पुलिस चाहिए। का कोई लैप्स नजर आता है आपको? और ये पुलिस का देखिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कह दिया कि दिल्ली पुलिस बगल में है, तो अरविंद केजरीवाल साहब को कोई काम नहीं करना चाहिए, सब काम पुलिस करेगी। तो आप किस लिए हैं सरकार में? आप वोट लेने के लिए हैं। आपको मुसलमानों का वोट तो चाहिए, आप उनका वोट ले लेंगे शाहीन बाग को दिखा दिखा के, और उसके बाद आप कहेंगे नहीं दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर कहीं पर भी ये मामला हो रहा था तो क्या अरविंद केजरीवाल सारी जिम्मेदारी जो कमियां अपनी होती है वो दिल्ली पुलिस पर फेंक देते हैं? क्या दिल्ली सरकार का काम है सिर्फ एडवाइजरी जारी करना, या उनके एसडीएम हैं, उनके ऑफिसर हैं, उनका काम नहीं है कि कहीं पर भीड़ है तो उसको जाकर बताना कि ये भीड़ नहीं रहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जिम्मेदारी से कहता हूं, हम इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं देख रहे। पुलिस की कहीं चूक नहीं है कोई। जुमा के दिन हम लोगों ने पूरा प्रचार किया
और ये वो दिल्ली पुलिस जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर आती है, दिल्ली पुलिस की कोई चूक नहीं है, ठीक मैं कह सकता हूं? नहीं, हमने ये नहीं कहा चूक नहीं है, जिसकी भी चूक होगी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। लेकिन दिल्ली सरकार का ये ब्लेम कर देना हर बात पे दिल्ली पुलिस है, तो आप किस लिए बैठे हैं साहब? फिर आप हुकूमत क्या कर रहे हैं? आपकी हुकूमत कहाँ चलती है? सिर्फ असेंबली में चलती है। तहसीन और उसके बाद संजीव तहसीन, पहले तहसीन डीएम है कि नहीं, एसडीएम ठीक है, पहले तहसीन, उस इलाके का ऑफिसर है कि नहीं? और तहसीन पूनावाला साहब से कहता हूँ, आप इस तरह से इसको धार्मिक रंग मत दीजिए। अयोध्या में योगी जी क्यों गए, यहाँ कौन गया? वहां योगी जी भी गए तो उन्होंने 5 आदमी से ज्यादा वहां पर जमा नहीं होने दिया। आप कम से कम इसको हिंदू और मुसलमान करना बंद कीजिए। मेरे को तो मैंने तय किया है, मेरे को तो याद आ रहा है जब रामायण चलाने का फैसला किया गया था, बहुत विरोध हो रहा था ना, ये कहा जा रहा था कि वो फैसला सांप्रदायिक है। अब समझ में आ रहा है क्या सांप्रदायिक था, क्या सेकुलर था? इससे अच्छा घर में बैठकर रामायण देख लेते ये लोग। रामायण तो हर मजहब के लोग देखते हैं। तहसीन आमन जी, अगर मुझे मौका मिले तो माननीय शाहनवाज हुसैन साहब की मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं। शाहनवाज हुसैन जी चलिए धार्मिक नहीं करते, आपको मैं 2 दूसरे सरल सवाल पूछता हूं। पुलिस की जिम्मेदारी और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। कनिका कपूर नाम की एक्ट्रेस, में जो भी बोल रहा हूं जी न्यूज से पढ़कर बोल रहा हूं, कनिका कपूर नाम की एक गायिका बिना चेकिंग किए या चेकिंग करते वो आ गई उत्तर प्रदेश में। आपके बीजेपी के हेल्थ मिनिस्टर के साथ मिल रही है, होली की पार्टी में जा रही है। आपने हेल्थ मिनिस्टर को सैक किया, आपने हेल्थ मिनिस्टर को जेल में डाला, होली की पार्टी में क्यों आप आने दिए? और यूपी गवर्नमेंट की एफआईआर कहती है कि वो पॉजिटिव अगर टेस्टेड थी तो उसको पुलिस क्यों जाने गई? सर मेरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात सर एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। मार्च 22, 23 सर एक सेकंड प्लीज। आप अगर रोकोगे तो कोई मतलब नहीं होता ना। मेरी बात मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, फिर मेरी बात आती नहीं। मार्च 22 से 25 के बीच में शिवराज सिंह चौहान जी सरकार बदल रहे थे। जी न्यूज की तस्वीरें, जी न्यूज अमन जी आप तस्वीर चला दीजिए, आप बात बोलकर इतनी भीड़ इकट्ठा हुई। शिवराज सिंह जी को आपने चेतावनी दी, शिवराज सिंह जी पर कोई एक्शन लिया? चलिए शिवराज सिंह चौहान को छोड़ दीजिए, वो तो खुशियां मना रहे थे, सरकार गिरा दिए। येदियुरप्पा पे क्या एक्शन लिया आप बताइए, आप मुझे बताइए। मैं कह रहा हूं सुनिए शाहनवाज जी, इनकी गलती है, इन पर आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो विजुअल आज अमन जी दिखा रहे मोदी जी के, उस विजुअल में मोदी जी ने बोला सबकी चेकिंग हुई जनवरी से, वो झूठ कैसे निकला? मोदी जी पर क्या एक्शन होगा या नहीं होगा कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं? इस पर आप जवाब दीजिए। चलिए, गलत कह रहे हैं। जो लोग आए थे, जो हिंदुस्तान में आते हैं, उनकी चेकिंग तो होती है एयरपोर्ट पे। अगर बाद में जब सरकार ने मोदी जी ने क्यों झूठ बोला? अरे भाई आने के वक्त में नहीं था उनको। नहीं, राजीव गौबा ने बोला नहीं हुई। जब उनको राजीव गौबा ने बोला नहीं हुई। राजीव गौबा ने बोला नहीं हुई। मोदी जी सच बोल रहे हैं, राजीव गौबा? अब आप बोलिए। अब मोदी जी पर ब्लेम करने की जगह आप ये मोदी जी पर आप क्या करते हैं? आप हर बात को मोदी जी पे ले जाते हैं। एक इंसान है जो पूरे 130 करोड़ हिंदुस्तानी को अपना परिवार मानता है, अपना फर्द मानता है, घर का बड़ा मानता है। 130 करोड़ लोगों को अपने फैमिली का मेंबर मान के वो हिंदू और मुसलमान नहीं देखते। आप लोग हिंदू और मुसलमान करने लगते हैं। छोड़िए ना सर, कोई हिंदू मुसलमान, कोरोना तो सेकुलर है सबसे ज्यादा। मैं उनको अपने फैमिली का कोरोना ना हिंदू देखेगा ना मुसलमान, कोरोना सबसे सेकुलर वायरस है सर, ना हिंदू देखेगा ना मुसलमान। बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। संजीव झा, आपके आदेश की धज्जियां उड़ाई गई सर, फिर से वही सवाल, आपको पता भी नहीं चला? देश के लिए रात दिन बार मैं कह रहा हूं कि शाहनवाज जी कहते हैं राजनीति नहीं करना चाहिए, हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए, खुद ही तब से राजनीति कर रहे हैं, कह रहे हैं मुसलमाना के नाम पे वोट मांग ले, पता नहीं क्या चाहते हैं। मैं उनकी बातें समझ में नहीं आ रही है। देखिए, बात बहुत जरूरी है। अभी सीएम साहब ने कहा कि जो कोई भी जिम्मेदार होगा, जिस किसी ने भी लापरवाही की होगी, चाहे वो हमारे एसडीएम की हो, चाहे हमारे डीएम किया हो, या दिल्ली पुलिस भी, आप तो कह रहे थे दिल्ली पुलिस की जिम्मेवारी है। केजरीवाल साहब कह रहे हैं जो कोई होगा। आपने क्यों दिल्ली पुलिस का नाम लिया? अपने सरकारी अधिकारी को क्यों बेल आउट दिया? बताओ, जवाब दीजिए। आप युवा नेता हैं, डिबेट का गरिमा रख लीजिए। आप बोल रहे थे तो मैं आपकी बातों में इंटरफेयर नहीं कर रहा था, आप मुझे अपनी बात रखने दीजिए। दूसरी बात, रखिए। आज सबसे जरूरी ये है कि जो लोग यहां से निकलकर पूरे देश में गए हैं, जिस कम्युनिटी स्प्रेडिंग खतरा से हम लोग डर रहे थे, लॉकडाउन सब लोग बंद हैं, आज इमीडिएटली उसकी जांच करनी चाहिए। वो लोग कहां किस से मिले और उसको लेकर के फिर क्वारंटाइन करना चाहिए। सबसे सर, आप लोग ऑर्डर पास करके सो रहे थे क्या? आपके एसडीएम क्या कर रहे थे?
आप ऑर्डर पास करके सो गए थे क्या? आपके एसडीएम क्या कर रहे थे? कुछ पता तक नहीं लगा। सचिवालय से कितनी दूरी है जानते हैं? सचिवालय दिल्ली सचिवालय से 5 से 6 किलोमीटर दूर है बस ये निजामुद्दीन का इलाका। जहां पूरी सरकार बैठी है वहां से 5 से 6 किलोमीटर दूर है। अमन, अगर आपके घर में कोई 50 लोग जमा है तो मैं घर में झांक कर नहीं देख सकता। और 50 लेकिन 1500 है तो फिर क्या जिम्मेदारी आप लोगों की? आप लोग 1548, आप मुख्यमंत्री ने बताया 1548, 2000 लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मजमा कर रहे हैं, जलसा कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं आप लोग नहीं देख सकते। 1500 लोग हैं तभी मैंने कहा कि देखिए दिल्ली सरकार ने अपनी एडवाइजरी नोटिफिकेशन कर दिया था कि 20 लोग गैदरिंग नहीं हो सकती। ये गैदरिंग बाहर बस ऑर्डर पास करके सो गए, बंद दरवाजे के अंदर था। लेकिन अगर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया या आप कह रहे हैं किसी व्यक्ति को इन्फॉर्म किया, अगर उसने कार्रवाई नहीं किया, इवैक्यूएशन नहीं किया, संजीव जी, जो कोई भी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पहले क्या चल रहा था? मुख्यमंत्री जाके बात तो नहीं करा देंगे ना उनको। मुख्यमंत्री एडवाइजरी जारी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री एडवाइजरी जारी किया आपने। तो मुझे यह लगता है कि अभी राजनीति करने का वक्त नहीं है। ये कोरोना का संकट प्रदेश में है सर। संकट तो और बढ़ गया ना, तीसरे चरण में ना पहुंचा दे ये मरकज का झटका, ये जमात की जिद जो है ये हमको तीसरे चरण में सामुदायिक संक्रमण में ना पहुंचा दे। ये मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ा खतरा है। मोहम्मद अशरफ साहब, आप लोगों की जिद या आप लोगों की लापरवाही, आप लोगों की चूक कहीं तीसरे चरण में ना पहुंचा दे भारत को। हम डर लग रहा है आपको? देने को तैयार हैं, हमारे पास बसें मौजूद हैं, वो सारी। जी जी, हेलो जी जी जी, डर लग रहा है? हम ये चाह रहे, हमन जी बोलिए बोलिए बोलिए, मोहम्मद अशरफ बोलिए। हाँ अमन जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी सारी जो है इंस्ट्रक्शन थी हमने उस पर अमल किया है और 21 तारीख को हमने खाली कर दिया। 22 को जो हमारा मजमा आया है वो मजमा हमारा है ये 1500 का, उसके अलावा कोई मजमा नहीं है। अब उसको 13 तारीख का ऑर्डर क्यों वायलेट किया जी? 13 तारीख का ऑर्डर क्यों वायलेट किया? 12 मार्च का ऑर्डर क्यों वायलेट किया? 13 मार्च का आदेश क्यों वायलेट किया? जो मजमा आ रहा है 19 मार्च हम ये कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप आइए, आप देखिए आकर के, ऐसे कैसे कह रहे हैं आप? हम 12 में, 13 में, 14 में, 15 में जो मजमा आता रहा उसको रवाना करते रहे। कोई नई एक्टिविटीज हमारे यहाँ नहीं है। और उसके लिए जो 21 तारीख में हमारा मजमा है वो सारा मजमा है। ये जो भी मजमा वहां रुक गया है उसके पास, हमारे पास कोई उसके लिए आगे कोई रास्ता नहीं है, कोई कन्वेंस नहीं है, कोई आगे कोई उसके लिए कोई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम क्या करें? हम बराबर जो है एसएचओ के पास जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनसे डिस्कस कर रहे हैं, एसडीएम साहब के पास जा रहे हैं। हम अपनी बसें कह रहे हैं कि हम अपनी बसें देने को तैयार हैं। इस चीज को मोहम्मद अशरफ साहब, सब कुछ आसानी से आपने कह दिया हम क्या करें, लेटर दिया है, उतनी आसानी से सामुदायिक संक्रमण का भी तो खतरा बढ़ गया ना। प्रशासन से ऊपर तो नहीं आ सकते ना। नहीं, हमने तो डॉक्टर मलिक उसके बाद प्रोफेसर जुनैद हैरिस। डॉक्टर मलिक, ये थर्ड स्टेज में तो नहीं पहुंचा देगा ये? काफी गंभीर बात जमात है की जिद के चक्कर में हम लोग थर्ड स्टेज में ना पहुंच जाए। इटली वाला हाल ना हो सर, जो इटली में हुआ है। बिल्कुल यही चीज की मुझे चिंता है। ये बड़ा गंभीर मामला है, ये एक बड़ा भयानक मामला हो गया है, चाहे किसी की गलती से हुआ, जो भी हुआ। लेकिन मेरी चिंता यह है कि ये आगे कहीं हमें समस्या ना कर दे। इस वक्त जो है तुरंत जितने लोग भी गए हैं उनको हिदायत होनी चाहिए कि अपनी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में जाके इन्फॉर्म करें, क्वारंटीन में चले जाएं, और ये ना हो कि ये त्रासदी में कन्वर्ट हो जाए। दूसरी चीज, ये वाद विवाद और विषय, इट इज एन इनडिफेंसिबल सिचुएशन। इसके अंदर कोई इसका डिफेंस नहीं है, इस पे कोई वाद विवाद का लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है। ये जो काम हुआ है इसके ऊपर कोई डिफेंस नहीं दे सकता अपना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इशू है, हम पेंडेमिक से डील कर रहे हैं। आप कोई भी धर्म ले लीजिए, हर धर्म कहता है पहले अपने शरीर की रक्षा करो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए कि वी मस्ट अंडरस्टैंड ये कितनी सीरियस प्रॉब्लम है। ये बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। इटली को देखो, सीरियस प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है, जानबूझकर अनजान बन रहे हैं वो, या इन लोगों को कोरोना होता नहीं है। ये इम्यून थोड़ी ना है कोरोना से। कोरोना तो सबसे सेकुलर वायरस है ना, किसी को भी हो जाएगा, हिंदू मुसलमान थोड़ी ना देखेगा वो। ये इम्यून है कोरोना से, अल्लाह बचा लेगा इन लोगों को। मैं आपको प्रॉब्लम बता रही हूँ। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जिस इंसान के हाथ में इस वक्त देश की बागडोर है, उस इंसान से इन लोगों की इतनी नफरत है कि इन्होंने पूरा एक जंग छेड़ रखी है उस सरकार के खिलाफ।
कोई भी इशू हो, कभी उसको संविधान की लड़ाई बता देते हैं, कभी आज कह रहे हैं हम तो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे थे। सबसे पहला सवाल मैं इनसे ये पूछती हूँ, कनिका कपूर के खिलाफ अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने के लिए FIR लॉन्च हुई, IAS ऑफिसर्स को अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। आपने इतने सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट आपके एक मरकज में जमा थे, आपने दिल्ली सरकार को अप्रोच क्यों नहीं किया? आपने उनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्यों सरकार को डिस्क्लोज नहीं करी? इतना बड़ा गुनाह आपसे कैसे हो गया? मोदी जी को तो आप नहीं सुन रहे हैं, आंखों पे पट्टी और कान में रुई डाल के बैठे हैं, लेकिन कम से कम पूरी दुनिया से जो लोग मर रहे हैं, लोगों के चीखने चिल्लानों की आवाजें तो सुन लीजिए, उन इंसानियत की चीख तो सुन लीजिए। वहां पर कहा जा रहा है बीजेपी, ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन मेरे जहन में तो वही सवाल है ना कि कहीं थर्ड स्टेज में ना आ जाए ना हम लोग, सामुदायिक संक्रमण का जो खतरा है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन का, उसमें ना आ जाए, क्योंकि आज सबसे ज्यादा मामले आए हैं। आज का अपडेट भी आपको बता देते हैं, एक दिन के 24 घंटे में 227 मामले, 24 घंटे में 227 मामले, कुल 1251 मामले, 32 की मौत, 102 ठीक हो गए हैं, 102 ठीक हो गए हैं, लेकिन 32 की मौत हो चुकी है। और यहाँ जो कोरोना का संक्रमण यहाँ पर देखने को मिला जमात में, इसकी वजह से भी 6 से 7 लोगों की मौत हुई है। खतरा बड़ा है, जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन आंदोलन अन्नदाता, जी न्यूज का आंदोलन अन्नदाता, वो आपको एक बार बता देते हैं, परोपकार का मौका मत गवाइए। देखिए बहुत मौका है, भूखे लोगों को खाना खिलाइए, संकट की इस घड़ी में अन्नदाता बनिए, भूखे लोगों को खिलाना राष्ट्र धर्म है। #कैंपेन अन्नदाता।